नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। छठ गीतों से लोगों का दिल जीतने वाली लोक गायिका शारदा सिन्हा ने अपने तमाम फैंस को रुलाते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया है। शारदा सिन्हा छठ पर्व के पहले दिन 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। बता दें कि उनका दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में बीते कुछ दिनों से इलाज चल रहा था। वहीं शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि उनकी मां को छठी मां ने अपने पास बुला लिया है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा ने छठ गीतों के अलावा बॉलीवुड फिल्मों के गानों को भी अपनी मीठी आवाज दी है। उन्होंने सलमान खान की 2 फिल्मों में गाने गाए हैं। उनमें से एक गाना ऐसा था जिसे सुनकर लोग रो दिए थे। ये गाना आज भी बजता है तो लोग पूरी तरह से इमोशनल हो जाते हैं। आइए जानते हैं ये गाना कौन सा था। दरअसल शारदा सिन्हा ने साल 1994 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन के गाने बाबुल को अपनी आवाज दी थी। विदाई के समय का ये गाना जिसने भी सुना वो रो दिया। आज भी जब बेटी की शादी के बाद विदाई होती है तो ये गाना बजता है तो लोग पूरी तरह से इमोशनल हो जाते हैं। बता दें कि शारदा सिन्हा की आवाज में ये गाना लोगों के दिलों को झकझोर देता है। शारदा सिन्हा ने साल 1989 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के गाने कहे तो उसे सजना को भी आवाज दी है। लोक गायिका के इन गानों के काफी पसंद किया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि सलमान खान की फिल्मों के अलावा शारदा सिन्हा ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का गाना तार बिजली से पतले हमारे पिया। तो वहीं आपको बता दें कि शारदा सिन्हा ने साल 1980 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। तो वहीं उन्हें छठ पर्व के गानों से काफी ज्यादा लोकप्रियता मिली। शारदा सिन्हा को साल 1991 में पद्मश्री और साल 2017 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि बुधवार को छठ व्रती खरना करेंगे। इससे पहले छठ पर्व मंगलवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। पहले दिन व्रतियों ने पवित्र स्नान के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर कद्दू, अरवा चावल, चना दाल, आंवले की चटनी आदि का प्रसाद ग्रहण किया। तो वहीं छठ गीतों से पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है। बता दें कि छठ गीतों के बीच अल सुबह से पटना के गंगा घाटों पर स्नान के बाद नहाए खाए और खरना प्रसाद के लिए गंगा जल घर ले जाने के लिए व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई। लोग पीतल के कलश से लेकर अन्य बर्तनों में गंगा जल लेने पहुंचे थे। बता दें कि 4 दिवसीय महाअनुष्ठान में भगवान भास्कर और उनकी मानस बहन षष्ठी देवी की असीम कृपा श्रद्धालुओं को प्राप्त होती है। व्रत से लोगों को संतान, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं नहाय खाए के बाद बुधवार शाम को व्रती छठ पर्व के दूसरे दिन खरना पर गुड़ से बने खीर, रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत होगी। बता दें कि गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व संपन्न होगा। वहीं खरना के दिन सभी गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार की सुबह से ही पुलिस बल की तैनाती पटना जिले के सभी छठ घाटों पर कर दी गई है। वहीं यातायात पुलिस को वैसे इलाकों में मुस्तैद रहने को कहा गया है जहां ज्यादा भीड़ जमा होती है। डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी डीएसपी और थानेदारों को अपने इलाकों में सुबह से ही अलर्ट रहने का दिशा निर्देश जारी किया है। बता दें कि मंगलवार को पुलिस कप्तान ने दिग्गज समेत अन्य गंगा घाटों का मुआयना किया। पहले दिन और दूसरे अर्घ को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राहुल यादव ने छठ महापर्व पर साड़ी, कंबल वितरण किया। इसके बाद आज एक और नया कदम पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने उठाया है। राहुल यादव और उनकी पत्नी चारू यादव जी व परिवार के अन्य लोग व गांव के अन्य सम्मानित लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया और राहुल यादव जी ने समाज को संदेश दिया कि हमारी सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करती है। और जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि हर नागरिक को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। समाज को जागरूक करने के लिए राहुल यादव ने अपने गांव में पेड़ लगाए जिससे कि गांव हरे भरे और प्रदूषण मुक्त रहे।
लोग असंख्य पेड़ लगा चुके हैं। मतलब आप चिन्हित नहीं कर पाएंगे कि ये पेड़ हमने लगाया है या किसी ने लगाया है। लेकिन हाँ, हम मतलब आज भी 100 पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। अभी तक 25,000 पेड़ लगा चुके हैं। बस सब लोगों से यही, जो भी सक्षम हैं उन लोगों से यही प्रार्थना है, बल्कि विनती है कि वो आगे से आगे बढ़कर इस कार्य में सहयोग करें। अगर वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा तो हम सबको शुद्ध हवा मिलेगी। हम उसी हवा में सब सांस लेते हैं, उसी वायु के द्वारा हम लोग जीवित हैं, वही वायु से हम सांस लेके जीवित हैं। अगर हम लोगों को इस तरह का मौका मिले तो हम सबको आगे से आगे बढ़कर करना चाहिए। पेड़ भी लगा रहे हैं, साथ में अपने छठव्रतियों को भी सामान का वितरण किया है, कंबल वितरण का कार्यक्रम है। ये सब कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबसे पहले तो हम आपको जानना चाहेंगे, दूसरा पेड़ पौधा लगाने का, क्योंकि पर्व का समय चल रहा है, उस पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम, इन सब के पीछे की वजह। पेड़ लगाना एक तरह से कहा जाए तो हमारा दोनों पति पत्नी का शौक है। मतलब जहाँ मौका मिलता है, जहाँ पे ज़मीन मिल जाए पेड़ लगाने लायक, हम वहाँ पेड़ लगा देते हैं। कारण है कि अब जैसे मैं दिल्ली में ज़्यादा रहता हूँ, गांव तो आता जाता रहता हूँ, लेकिन दिल्ली में मेरा काम है तो वहाँ रहना पड़ता है। तो दिल्ली में अभी आप पोल्यूशन लेवल देख लीजिए। अब दिल्ली में तो उतनी ज़मीन नहीं है हमारे पास कि हम उसमें बहुत सारे पेड़ लगा दें, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। आप मेरे घर आएंगे तो आप देखेंगे पेड़ पौधे भरे पड़े हैं, छत पे हर जगह पौधे। इसको बहुत शौक है मेरी वाइफ को प्लांटेशन का। तो ये तो हम कर रहे हैं। इसका विशेष उद्देश्य बस यही है कि पर्यावरण जितना शुद्ध हो सके, उसकी जितनी रक्षा हो सके, यही उद्देश्य है। और पेड़ एक बच्चे की तरह होता है। मतलब एक पौधा जब आप लगाते हैं, वो जैसे जैसे सींच के वो बड़ा होता है, तो मैं जब आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा लगाया हुआ पौधा कितना बड़ा हो गया। मेरे बहुत सारे पेड़ लगाए हैं मैंने बहुत साल पहले, जिसमें फल आ रहे हैं, आम आता है, लीची आता है, लोग खाते हैं उसको। तो उद्देश्य बस यही है कि वृक्षारोपण के माध्यम से एक नया जीवन संचार हम करें, और क्योंकि उसमें भी, पेड़ में भी तो जान होती है। तो एक नया छठ व्रतियों को आपने सामान वितरण किया, कंबल वितरण भी किया, और जो समाज के जो लोग बाहर रहते हैं वो अभी गाँव आते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सबको करना चाहिए। हम कर रहे हैं तो हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो सक्षम है, सबको करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि हर व्यक्ति अगर 20 परिवारों का भी बोझ उठा ले ना, 20 परिवारों की भी मदद कर दे किसी तरह से, किसी न किसी माध्यम से, तो पूरा हमारा समाज स्वर्ग बन जाएगा। अब जो जिनके पास संसाधनों का अभाव है, अब यहाँ पे खेती वाले जितने यंग जनरेशन है सब तो बाहर चले जाते हैं नौकरी करने, तो सिर्फ बुजुर्ग लोग और बच्चे गाँव में रहते हैं इस क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में। तो अगर हम सब आगे बढ़ के जागरूकता भी लाएं तो वो बच्चे जो बाहर जाते हैं वो अपने घर में काम करेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। जितने पैसे वो बाहर जाके कमाते हैं उतना वो अपने खेती में और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे हैं उसमें कमाएंगे। सरकार भी कर रही है और सरकार को अभी और करना चाहिए। तो देखिए समाज में बदलाव आएगा ऐसे ही, और हर किसी को करना चाहिए। आपने कितने मंदिर का निर्माण करवाया है और कहाँ? मंदिर तो मैंने 2 बनवाए हैं। एक यहाँ पे बसवा गांव में, हम लोग इसको प्यार से बसवा धाम बोलते हैं। तो यहाँ पे पंचवक्त्र महादेव मंदिर एवं दुर्गा स्थान का निर्माण करा है। 21 फुट की ऊंचाई के हमारे हनुमान जी हैं। तो एक तो ये निर्माण करवाया था, 2013 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। और वो भी इसलिए करवाया कि जब मैं बहुत छोटा था, जब 7-8 साल 10 साल का रहा होऊंगा, तो मेरे दादाजी ने घूमते घूमते मुझे पकड़ के ले गए, ऐसे ही घूमते घूमते, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैं एक मंदिर बनवाऊँगा। मैथिली में बोला उन्होंने कि बउआ हम ऐठा में एक मंदिर बनेबे। और उसके बाद उनका अकाल देहांत हो गया, तो वो तो कर नहीं पाए। जब मैं थोड़ा सक्षम हुआ तो मैंने फिर दादाजी की बात याद थी मुझे, तो मैंने उन्हीं के नाम पे और पिताजी के आशीर्वाद से वो मंदिर का निर्माण करवाया। और एक है दलित बस्ती है फुलवड़िया गांव में, वहाँ पे मैंने एक शिवालय का निर्माण करवाया है, और वहाँ के लोग बड़े प्रसन्न हैं। वो लोग पूजा करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ के पुजारी जी से जब भी मैं जाता हूँ तो आशीर्वाद लेता हूँ। तो 2 मंदिरों का निर्माण करवाया है, और 1-2 और मंदिर हैं जहाँ पे मैंने मरम्मत कराई, निर्माण तो नहीं कराया, मरम्मत कराई। तो धर्म कर्म अब मेरे अंदर भी है, मेरी पत्नी के अंदर बहुत है, तो यही मुझे प्रोत्साहित करते रहती है कि धर्म कर्म के काम करो। समाज में आकर के
लोग जानना चाहते हैं तो ये कहाँ से इतना पैसा लाते हैं और क्या इनके पास में कोई अवैध ऐसी कमाई है जो समाज में आकर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, क्योंकि मिथिलांचल के क्षेत्रों में अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया है जो इस तरीके से समाज में पूरी निष्ठा से काम करे और जिनका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना हो। देखिए, मेरा काम है, बड़ा स्वच्छ काम है। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है राहुल साइंस इंस्टीट्यूट के नाम से दिल्ली में, और एक एक रुपया जो मेरे पास आता है, एक एक पैसा जो आता है, सब अकाउंटेड होता है, क्योंकि हम लोग ब्लैक मनी नहीं लेते हैं और वैसे भी सरकार के नियम बड़े कठोर हैं, तो उन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ता हूँ। तो एक एक रुपए का मेरे पास हिसाब होता है। अगर यहाँ पे हम कंबल बांट रहे हैं तो उसका भी बिल है मेरे पास। समाज का कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी कोई भी व्यक्ति चाहे तो आए, चैलेंज करे, मैं एक एक चीज़ का बिल और इनकम टैक्स का अमाउंट दिखा दूँगा। दूसरा, समाज में इतना पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं लोग? नहीं, समाज में क्यों ना खर्च करें? मुझे भगवान ने दिया तो मैं क्यों ना करूं? भगवान अगर मुझे दे रहा है, भगवान मुझे सक्षम बना रहे हैं, ये भोले बाबा जिनकी स्थापना मैंने मंदिर की है यहाँ पे, वो मुझे इतना सक्षम बना रहे हैं, तो शायद इसीलिए बना रहे हैं कि मैं समाज को वापस दूँ। जिस समाज से मुझे संस्कार मिले हैं, जिस समाज से मुझे मन के भाव मिले हैं, उसी समाज को तो दे रहा हूँ। राहुल IAS के बारे में क्या कहेंगे? कब से स्टेब्लिश्ड है और यहाँ पे क्या क्या? राहुल IAS 2001 में मैंने इस्टेब्लिश किया था, और तब से ये पहले तो IAS के एग्ज़ाम के लिए तैयारी होती थी, उसके बाद फिर जुडिशरी की भी तैयारी शुरू हो गई और वो चलता रहा। बाद में 2013 में हमने IAS का तो बंद कर दिया, लेकिन जुडिशरी की तैयारी अभी भी कराते हैं। तो मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा जज बहुत हैं, हज़ारों में हैं, 3,500 के लगभग 3-3,500 मेरे स्टूडेंट जज हैं जो पूरे भारत में जगह जगह जो उस पद पे पदासीन हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोक अभियोजक हैं, हमारे स्टूडेंट्स लॉ ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में। तो उस तरह से राहुल साइंस काफ़ी विस्तृत एक इंस्टीट्यूट है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राहत मिलने की जगह दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है। दरअसल दिल्ली में जहरीली हवा में सांस लेने से लोगों की सेहत पूरी तरह से बिगड़ती नजर आ रही। बता दें कि सोमवार को दिल्ली का अधिकतम AQI 432 पहुंच गया, तो वहीं मंगलवार को दिल्ली का औसत AQI 385 तक पहुंच चुका है। बता दें कि यह बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली के लोगों को सांस लेने में दिक्कतों के साथ ही आंखों में जलन, गले में जलन की समस्या भी आ रही है। बता दें कि दिल्ली के आनंद विहार में AQI 457, विवेक विहार में 422, जहांगीरपुरी में 440, वजीरपुर में 437, अशोक विहार में 419, मुंडका में 415, बवाना में 414, वहीं पंजाबी बाग की बात की जाए तो 403, द्वारका में 403, नजफगढ़ में 398, रोहिणी की अगर बात करें तो 397, RK पुरम में 396, पटवरगंज में 393, अलीपुर में 393, मंदिर मार्ग में 381 और बुराड़ी में 378 दर्ज किया गया। इसी वजह से दिल्ली में सुबह सुबह लोगों का सैर पर जाना भी मुश्किल हो गया है। तो वहीं प्रदूषण में सांस लेने की वजह से इसका प्रतिकूल प्रभाव से बच्चों और बूढ़ों में देखने को मिल रहा है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और नोएडा वासियों से अपील किया गया है कि घर से बाहर निकलते हुए मास्क का यूज जरूर करें। जितना हो सके घर से बाहर ना निकले। एक तरफ दिल्ली में सांस लेना पूरी तरह से मुश्किल हो गया है, तो दूसरी तरफ यमुना नदी भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। बता दें कि यमुना नदी में 12-12 फुट ऊंचे झाग के गुब्बारे तैर रहे हैं। यमुना के पानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। दिल्ली की गुणवत्ता 400-500 के बीच AQI पहुंच चुका है, जो काफी गंभीर श्रेणी में आता है। AQI के अनुसार 0 से 50 AQI को अच्छा माना गया है, तो वहीं 51 से 100 को मध्यम और 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब और 301 से ऊपर 400 को बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है
DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।